Hello everyone, welcome to the Academic Hub. This is a part 4th of chapter 2 Writing in City Life. So we'll begin from Life in the City, page 39 of your book. So basically what we are going to read in this section, इस सेक्शन में हम वहाँ के सिटी लाइफ के बारे में देखेंगे, मैरिज प्रोसीजर के बारे में और फाइनली सिटी ऑफ उर की बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमने देखा था एक रूलिंग एलिट क्लास इमर्ज हो चुकी थी and this small section of society has a major share in the wealth. So wealth की बात करें तो जब उर में एक्सकेवेशन चला तो किंग्स और क्वींस के साथ वहाँ पे बहुत सारी रिचेस भी जमा थी, जैसे ज्वेलरी, गोल्ड वेसल्स, ऐसी सारी चीज़ें भी। तो जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना रिच सेक्शन था। बट ऑर्डिनरी पीपल का क्या, विल फाइंड आउट। तो लीगल टैक्स, हमें ये पता लगा कि मेसोपोटामियन सोसाइटी जो थी वो एक न्यूक्लियर फैमिली की नॉर्म को फॉलो करते थे। न्यूक्लियर फैमिली यानी एक ऐसी फैमिली जिसमें एक वाइफ, हस्बैंड और चिल्ड्रन रहते थे, ठीक है। बट एक मैरिड सन अपनी फैमिली के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ भी रह सकता था। और फादर जो होते थे वो फैमिली के हेड होते थे। हमें थोड़ा बहुत मैरिज प्रोसीजर के बारे में भी पता है। तो मैरिज के टाइम पर एक डिक्लेरेशन भेजा जाता था पहले ब्राइड पेरेंट्स की तरफ से, जिसमें वे अपनी मैरिज की कंसेंट लिखते थे। जिसके बाद ग्रूम के जो लोग होते थे वे ब्राइड के पीपल्स को गिफ्ट देते थे। बट मैरिज के टाइम पे दोनों पार्टियां गिफ्ट एक्सचेंज करती थी। वहीं वे गॉड को ऑफरिंग करते थे टेम्पल। और जब ब्राइड की मदर इन लॉ जब उसे लेने आती थी तो ब्राइड को उसका शेयर दिया जाता था उसकी फादर की प्रॉपर्टी से, और बाकी की बची हुई प्रॉपर्टी उसके सन इनहेरिट करते थे। तो उर की बात करें तो उर वॉज वन अमंग द अर्लीस्ट साइट्स जो एक्सकेवेट की गई थी। तो उर के जो ऑर्डिनरी हाउस थे वे 1930s में एक्सकेवेट करे जा चुके थे। और जो स्ट्रीट सी टाउन में वे काफ़ी नैरो थी, इतनी नैरो थी व्हील्ड कार्ट भी घर तक नहीं जा सकती थी, और डोंकीज़ के थ्रू ग्रेन, फायरवुड घरों तक पहुंचाया जाता था। तो ये नैरो एंडिंग स्ट्रीट्स और घरों की इरेगुलर शेप्स इंडिकेट करती है कि वहाँ टाउन प्लानिंग नाम की कोई चीज़ नहीं थी। और दूसरी चीज़, वहाँ पे स्ट्रीट ड्रेनेज नाम की कोई चीज़ नहीं थी, जैसा कि हमें मोहनजोदारो में देखने को मिलता है। लेकिन वहाँ क्या था कि जो ड्रेन्स होते थे और क्ले पाइप्स होते थे वो घर के इनर कोर्ट यार्ड में मिलते थे। और एक अच्छी चीज़ ये भी थी कि उर हाउसेज की कि उनकी जो रूफ्स होती थी वो अंदर की तरफ स्लोप्ड होती थी, जिससे सारा जो रेन वाटर आता था वो कोर्टयार्ड में जमा हो जाता था। वहाँ से वो ड्रेन पाइप्स के थ्रू सम्स में चला जाता था, ना कि स्ट्रीट में जा वो स्ट्रीट को गंदा करता था। तो ये शायद उनका तरीका होगा टू प्रिवेंट देयर अनपेव्ड स्ट्रीट फ्रॉम बिकमिंग वेरी मेसी आफ्टर डाउनफॉल। लेकिन इसके बावजूद वहाँ के जो लोग थे वो अपने घर का सारा कूड़ा कचरा हाउस होल्ड का स्ट्रीट्स पर फेंका करते थे, जिससे क्या होता था, स्ट्रीट लेवल राइज कर जाता था। स्ट्रीट लेवल राइज करने से वहाँ के लोगों को जितना भी उनका थ्रेशोल्ड, जितना भी ऊंचा उनका थ्रेशोल्ड होता था घर का, उसे उन्हें और राइज करना पड़ता था। यानी आप समझ सकते हैं कि उन्हें अपने घर का लेवल भी राइज करना पड़ता था, ताकि बारिश के बाद कूड़ा कचरा गंदी उनके घर में ना आए। और लाइट जो आती थी घरों में वो विंडो से नहीं, मेन डोर से आती थी, जो कोर्टयार्ड की तरफ खुले हुए रहते थे। शायद इससे वहाँ के लोगों को, वहाँ की फैमिलीज़ को प्राइवेसी मिलती होगी। इसके अलावा कुछ उनकी बिलीफ्स भी थी जो कि ओमन टैबलेट पे लिखी हुई हैं, जो कि उड़ से एक्सवेट की गई थी। जैसे एक रेज्ड थ्रेशोल्ड घर में वेल्थ लाता है, और एक ऐसा ही घर का मेन डोर जो दूसरे घर की तरफ नहीं खुलता वो लकी माना जाता था। और अगर घर का मेन डोर अंदर खुलने की बजाय बाहर की तरफ खुलता है तो वहाँ के हस्बैंड की जो वाइफ होगी वो उसके लिए एक टेरर होगी। ये सारे कुछ बिलीव्स थे जो कि मेसोपोटामियंस मानते थे, या फिर मैं कहूँ उर के लोग मानते थे। तो उर में एक कब्रिस्तान भी था जहाँ पे रॉयल्टी और कॉमनर्स के ग्रेव्स मिले थे। साथ ही कुछ लोगों ग्रेव्स ऑर्डिनरी घरों के नीचे भी मिले थे। तो ये बात हो गई उर की। अब चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। सो नेक्स्ट टॉपिक, अ ट्रेडिंग टाउन इन अ पेस्ट्रल जोन। यानी एक ऐसा ट्रेडिंग टाउन था जो एक पेस्ट्रल जोन में था। तो सेक्शन में हम सिटी मारी के बारे में बात करने जा रहे हैं, तो शुरू करते हैं। तो 2000 BC के बाद रॉयल सिटी ऑफ मारी फ्लरिश करी। तो जो मारी जो है वो सदर्न प्लेन्स पर पड़ती है, और इसका लैंड जो है वो हाईली प्रोडक्टिव है एग्रीकल्चर के लिए, और ये यूफ्रेटस की अप स्ट्रीम्स के एरिया में है। आप मैप में देख सकते हो साइड में अपनी बुक से।
तो इस एरिया में एग्रीकल्चर और एनिमल रियरिंग दोनों ही कैरी आउट करी जाती थी हैंड टुगेदर। और कुछ कम्युनिटीज़ ऐसी थी मारी में जो फार्मर्स भी थे और पेस्टलिस्ट भी थे। बट टेरिटरी का ज़्यादातर हिस्सा पास्चरिंग के लिए यूज़ किया जाता था। हर्डर्स जो होते थे वे अपने यंग एनिमल्स को, चीज़ को, लेदर को, मीट को और ग्रेन और मेटल टूल्स के बदले एक्सचेंज करा करते थे। और जो पींड फ्लॉक का मैन्योर होता था वो फार्मर्स के लिए ग्रेट इंपॉर्टेंस का होता। पर उसी समय पे वहाँ पे कुछ कन्फ्लिक्ट्स भी थी। जैसे हर्समैन जो मोबाइल रहते थे, वे सेटल लाइफ नहीं जीते थे। वे क्या करते थे, एग्रीकल्चर विलेजेस को रेड करते थे, उनके सारे गुड्स को, सारे ग्रेन्स को सीज कर लेते थे। इसके बदले में एग्रीकल्चर विलेजेस के पीपल उन्हें रिवर वाटर एक्सेस नहीं करने देते थे, इवन कैनाल से भी पानी लेने नहीं देते थे। मेसोपोटामियन हिस्ट्री में जो नोमैडिक कम्युनिटीज़ थी वेस्टर्न डेजर्ट की, वे अब प्रॉस्पेरस एग्रीकल्चरल कम्युनिटीज़ में चेंज हो चुकी थी। शेफर्स जो होते थे वे समर में सोन एरियाज में अपनी फ्लॉक्स को लाया करते थे। और हर्डर्स, हार्वेस्ट लेबरर्स और हायर सोल्जर्स, ये लोग ओकेजनली प्रॉस्परस हो गए और सेटल डाउन कर गए। कुछ ने पावर गेन कर ली टू स्टेब्लिश देयर ओन रूल। ये इंक्लूड करते थे अकडियंस, एमोराइट्स, असीरियंस एंड आर्मेनियंस को, जिनके बारे में आप पेस्टल सोसाइटीज़ थीम 5 में पढ़ेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, इस साल फॉर सेशन 2020-21 आपको ये चैप्टर नहीं पढ़ना। अगर अभी तक आप अपडेटेड नहीं है सिलेबस के बारे में तो मैं आई बटन पे इसका लिंक दे दूंगा। आप वहाँ से हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस का न्यू अपडेटेड सिलेबस चेक कर सकते हैं। जो मारी के किंग थे वो एमोराइट्स थे, जिनका ड्रेसिंग सेंस ओरिजिनल इनहेबिटेंट से काफ़ी डिफरेंट था। और साथ ही मेसोपोटामिया के गॉड को रेस्पेक्ट करते थे। और साथ ही साथ ये गॉड दगन, गॉड ऑफ स्टेपी, इन्हें भी रेस्पेक्ट करते थे। और इनके लिए इन्होंने सिटी ऑफ मारी में एक टेम्पल भी बनवाया था। तो जो मेसोपोटामियन सोसाइटी थी, मेसोपोटामियन कल्चर था, वो डिफरेंट पीपल्स और कल्चर्स को एक्सेप्ट करता था। और जो सबसे स्ट्रॉन्ग बात है सिविलाइजेशन की, वो ये है इसका इंटरमिक्सचर कल्चर। तो इस साइड में पिक्चर में आप एमोराइट्स की ड्रेस देख सकते हैं। अब आगे की बात करें तो जो किंग्स होते थे मारी के, उन्हें काफ़ी विजिलेंट रहना पड़ता था, यानी वहाँ की सारी सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद को ही उठानी पड़ती थी। तो जो हर्डर्स होते थे वेरियस ट्राइब्स के, उन्हें किंगडम में अलाउ तो किया जाता था, बट उन पर काफ़ी पैनी निगरानी रखी जाती थी। और हर्डर्स के कैंप्स के बारे में काफ़ी बार मेंशन किया गया है ऑफिशियल लेटर्स में। तो एक बार एक ऑफिशियल की तरफ से किंग को लेटर आया था, उसमें लिखा हुआ था कि फ्रीक्वेंट सिग्नल्स भेजे जाते हैं एक कैंप से दूसरे कैंप को, और उन्हें ये शक है कि रेड या फिर अटैक करने का प्लान कर रहे हैं। तो अभी तक हमने बात करी है मारी की एज अ पेस्ट्रल जोन। अब हम बात करेंगे मारी की एज अ ट्रेडिंग टाउन। तो मारी की जो लोकेशन है यूफ्रेटस नदी के किनारे, ये काफ़ी एडवांटेजस है फॉर ट्रेड। जो वाइन, कॉपर, टिन, ऑयल, वुड, ये सारे गुड्स का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो बोट्स के थ्रू यूफ्रेटस नदी से ही जाता है, जो कि सदर्न मेसोपोटामिया से मिनरल रिच अपलैंड्स ऑफ टर्की, सीरिया और लेबनान में ट्रांसपोर्ट या ट्रेड किया जाता है। तो मारी की बात करें तो मारी इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल है एक ऐसे टाउन का जो कि ट्रेड से प्रॉस्पर हुआ है। तो बोट्स जो होती थी स्टोन, वुड, वाइन, ऑयल जार्स कैरी कर रही होती थी, जिन्हें सदर्न सिटीज़ में जाना होता था, वो मारी में ही रुकती थी। फिर मारी के जो ट्रेडिंग ऑफिसर्स होते थे, ये सबसे ज़रूरी और अच्छी बात थी कि मारी के जो ट्रेडिंग ऑफिसर्स होते थे वो उन कार्गोस को इंस्पेक्ट करने जाते थे, और एक कार्गोस में 300 वाइन जार से ज़्यादा नहीं ला सकते थे। और साथ ही दूसरी सबसे अच्छी चीज़ जो थी कि वे फिर उन कार्गोस से टैक्स भी वसूलते थे ऑफ 1/10 द वैल्यू ऑफ द गुड्स जो उस कार्गो में था। ठीक है, तो जैसे आज भी ये कस्टम ड्यूटीज़ हम फॉलो करते हैं, ये सेम वैसा ही था। और ये काफ़ी अच्छी बात है कि उस समय पे भी ऐसी सिस्टमेटिक चीज़ें थी ट्रेड में। बार्ली काफ़ी ट्रांसपोर्ट किया जाता था बोट से। और सबसे ज़रूरी बात जो टैबलेट्स होती थी जिनमें कॉपर और टिन की डिमांड होती थी फ्रॉम अलाइशा या अलाशिया, कुछ भी कहिए आप, जो कि एक आइलैंड है क्रूप्रस में, जो अपने कॉपर और टिन के लिए जाना जाता है।
तो जो टैबलेट्स होती थी कॉपर की डिमांड की, वो भी एक ट्रेडिंग मटेरियल था। तो ब्रॉन्ज जो था वो मेन इंडस्ट्रियल मटेरियल था फॉर टूल्स एंड वेपन्स, इसीलिए इसकी ट्रेड काफ़ी इम्पोर्टेंस की थी। साथ ही जो किंगडम थी मारी की, वो प्रॉपरली मिलिटरलाइज्ड नहीं थी, यानी वहाँ पे कोई प्रॉपर सिस्टमेटिक आर्मी नहीं थी। वहाँ पे जस्ट कुछ ही ऑफिसर्स थे जो क्राइम कंट्रोल अथॉरिटी के थे। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए ऐसा कहा जाता है कि मारी वॉज एक्सेप्शनली प्रॉस्परस, यानी मारी पूरी तरह से प्रॉस्परस नहीं थी। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में। विल स्टार्ट फ्रॉम नेक्स्ट पेज। ये बॉक्स बचा है, इसे हम बाद में कवर करेंगे। और साथ ही एक चीज़ और दोस्तों, पिछली जो वीडियोस डाली है मैंने सेकंड चैप्टर की, उन पे ज़्यादा अच्छा रेस्पॉन्स नहीं आया आप लोगों की तरफ से। तो डू गाइस शेयर दोज वीडियोस विद योर फ्रेंड्स फैमिली। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और इसे भी लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।